स्वागत है आप सभी का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की थी किसके बारे में, जो हमने संविधान के द्वारा 3 फंड बनाए। ठीक है, भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत, भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 के तहत और भारत की आकस्मिकता जो निधि है उसकी मैंने चर्चा की थी संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत। ठीक है, आज जो मित्रों हम चर्चा करेंगे वो करेंगे संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, यानी संसद की क्या क्या भूमिका हमारे जो है देश में है, यानी संसद की क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या उसको शक्तियां हमने दी है। तो इन सभी के बारे में आज डिटेल से हम जो है चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने जा रहे हैं संसद के कामों के बारे में। देखिए, कह रहा है भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है, इसकी बहुक्रियात्मक भूमिका है। यानी कह रहा है भारत की जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है, यानी भारत में जो प्रशासन और जो शासन किया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसमें जो है संसद जो है हमारी एक केंद्रीय स्थान रखती है। यानी संसद बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें रखती है। और ये भी कहता है कि इसकी जो है बहुक्रियात्मक भूमिका, यानी ये बहुत सारे भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें काम करती है। तो कौन कौन से करती है, कह रहा है कि एक तो विधायी शक्तियाँ हमने इसको दी है और विधायी कार्य भी करती है, यानी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि विधायी यानी कानूनों को बनाती है, वो काम करती है। कार्यकारी शक्ति यानी कार्यपालिका से संबंधित काम भी होती है। वित्तीय शक्ति यानी बजट भी लाती है, उसको पारित भी करती है। सांविधिक यानी कानून बनाने की। न्यायिक यानी न्यायपालिका से संबंधित कुछ काम करती है, यानी किसी को दंड देना हो। या निर्वाचक शक्तियाँ भी यहाँ काम करती है। और अन्य शक्तियाँ इसको कौन कौन सी दी है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं पहली शक्ति के बारे में। ठीक है, विधायी शक्तियाँ हमने संसद को कौन कौन सी दी, तो देखिए कह रहा है कि संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए कानून बनाना है। सही है, कानून बनाती है कौन, संसद। और इसके पास संघ सूची जो विषय है उसमें जो है हमने 99 विषय शामिल किए हैं। ठीक है, और वर्तमान में 99 विषय है और पहले जो है इसमें 97 विषय शामिल थे, ये बात कहना चाह रही। तथा अवशिष्ट शक्तियों पर भी विधि बनाने का हमने इसको जो है अधिकार दिया। यानी अवशिष्ट शक्तियाँ का वो कौन, वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषय हम उन्हीं को कहते हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होते हैं ना, उनको हम जो अवशिष्ट विषय फिर कहते हैं। तो कह रहा है कि एक तो कानून बनाने का अधिकार हमने संसद को दिया। ठीक है, इसके अलावा हमने अवशिष्ट शक्तियों यानी अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार हमने संसद को ही दिया है। फिर कह रहा है यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी भी विषय पर अगर जो है विवाद उत्पन्न होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है, संसद जो है क्या करती है कि समवर्ती सूची है ना, उस पर भी कानून बना सकती है। सही है। और मित्रों, जो अनुसूचियां हैं मैंने आपको जो कई बार चर्चा की है और बार बार मैंने आपको जो रिवीजन भी करवाया है कई लेक्चर्स में कि भारत में जो है हमने 12 अनुसूचियां बनाई है। और मूल रूप से जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो है केवल 8 ही अनुसूचियां शामिल थी। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें हम जो है राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करते हैं। तो कह रहा है कि जो संसद है ना वो एक तो राज्य सूची पर कानून बनाएगी, ठीक है, फिर बनाएगी समवर्ती सूची पर, ठीक है ना। और फिर आगे कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों मध्य विवाद उत्पन्न हो जाए तो संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। मित्रों, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 2 या 2 से अधिक राज्य है और उनके मध्य किसी भी मामले में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए ना, तो फिर उस विवाद की स्थिति में अगर जो संसद कानून बनाएगी तो फिर वही संसद के द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा, यानी वही कानून माना जाएगा। फिर वो राज्यों ने जो बनाया था ना कानून, वो फिर हम कानून नहीं मानेंगे। आगे कहता है संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति देता है। और मित्रों, ये कह रहे हैं कि संविधान ने संसद को ये भी शक्ति दी है कि भैया आप जो है राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं। और मित्रों, मैंने जो है जब आपको केंद्र राज्य विधायी संबंध पढ़ाए थे, ठीक है, सारे लेक्चर्स जो है वहाँ मेरी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप जो है सभी को देख सकते हैं। और केंद्र राज्य संबंध मैंने आपको बताए थे ना, तब मैंने एक संबंध बताया था विधायी संबंध। ठीक है, और विधायी संबंधों में मैंने चर्चा की थी आपको विस्तृत रूप से कि जो है 5 परिस्थितियां ऐसी होती है, उन 5 परिस्थितियों में अगर एक भी परिस्थिति अगर बन जाए ना, तो उन 5 परिस्थितियों में से एक भी परिस्थिति के होने पर संसद जो है राज्य की सूची पर कानून बना सकती है। तो वही बात यहाँ पे आज फिर आ गई कि 5 परिस्थितियों की यहाँ चर्चा की जा रही है कि 5 परिस्थितियों में जो है संसद जो है राज्य की सूची पर कानून बना सकती है। और मित्रों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो मित्रों आप जो है इसका आंसर सही में दोगे, यानी संसद बिल्कुल कानून बना सकती है राज्य सूची पर।
ये गलत होगा कि संसद जो है कानून बना नहीं सकती राज्य सूची पर। तो कौन सी परिस्थितियां कह रहा है, यदि राज्यसभा इसके लिए संकल्प पास करे। ठीक है, आज मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, एक संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है और विस्तृत रूप से मैंने आपको बता दिया है पहले केंद्र राज्य संबंधों के चैप्टर में। तो आप जो है वहाँ जाकर के इसको जो है डिटेल से पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा लेक्चर को, कि अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो हम जो है तो संसद कानून बनाएगी राज्य सूची पर। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो बनाएगा संसद कानून। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को कह दे कि आप भैया आओ और राज्य सूची पर कानून बनाओ, तो संसद कानून बना सकती है। अगर हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है या संधि है और उसको हमें लागू करना है, तो भी हम जो है तो भी उस परिस्थिति में संसद कानून बनाएगी राज्य सूची पर। और अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है ना, तो भी संसद राज्य सूची पर कानून बनाती है। मित्रों, ये 5 परिस्थितियाँ ऐसी है जिसको मैंने आपको बताया कि संक्षेप में, कि इन 5 परिस्थितियों होने पर संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को संसद के द्वारा 6 सप्ताहों के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर अध्यादेश को स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। मित्रों, अध्यादेश की जो जारी करने की शक्ति थी किसकी, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का टॉपिक में मैंने आपको चर्चा किया था और विस्तृत रूप में मैंने आपको बताया भी था कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है भारत में। ठीक है, और उस अध्यादेश की अवधि भी मैंने बताई थी कि 6 सप्ताहों की उसकी अवधि, यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको जो है जब तक स्वीकृति नहीं मिलती 6 सप्ताह के भीतर, तो वो 6 सप्ताह के बाद जो है वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर आगे हम बात करें तो संसद की दूसरी शक्ति के बारे में कह रहे हैं कि कार्यकारी शक्तियाँ भी हमने संसद को दी है। कौन कौन सी, कह रहा है कि संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। यानी मित्रों, सरल शब्दों में आप ऐसा समझिए कि ये जो भी मैंने आपसे बताया और मैंने जो है विस्तृत रूप में जो है पिछले के लेक्चर्स में संसद के भागों में चर्चा भी की थी यानी इन प्रस्तावों के बारे में। तो ये जो प्रस्ताव जो लाती है ना संसद, ये क्यों लाती है, ये जो है संसद जो है अपने जो काम है, ठीक है, उस काम पर जो है नियंत्रण करने के लिए ये प्रस्ताव लेकर के आती है। और ये प्रस्ताव जो लाती है ना, यही संसद की कार्यकारी शक्तियां भी हैं। और यह अपनी समितियों जैसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है। ठीक है, फिर कह रहा है सामान्यतः मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से। ठीक है, मैंने आपको जो है पहले भी बताया था जब मैंने प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ाया, और इसके अलावा जब मैंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चैप्टर बताया उसमें भी मैंने आपसे बताया था, आपको मैंने बताया था विस्तृत रूप से कि जो संसद यानी जो मंत्री होते हैं ना, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मैंने कई बार आपसे जो है इस बात की चर्चा भी की है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संसद के प्रति जो मंत्री होते हैं ना, वो जिम्मेदार होते हैं, और लोकसभा के प्रति तो वो विशेष रूप से होते हैं, क्योंकि लोकसभा के अधिकतर मंत्री बनते हैं। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो भी मंत्री कोई काम करते हैं तो वो अपने मंत्रालय के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं और संसद के प्रति भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फिर लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। यानी मित्रों, ये कह रहा है लोकसभा अगर चाहे तो सरकार को हटाने के लिए प्रस्ताव भी ला सकती है। कौन कौन से माध्यम से, राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न करके। यानी राष्ट्रपति जो उद्घाटन भाषण करते हैं जब भी वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, तो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न किया जाए तो लोकसभा जो है वो गिर सकती है, यानी जो सरकार है वो गिर सकती है। ठीक है, धन विधेयक अगर पास न हो तो यानी अस्वीकार हो जाए, या फिर निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव भी ले आए, या फिर आवश्यक मुद्दों पर सरकार को हरा करके या कटौती प्रस्ताव पास करके। इसलिए ये कहा गया है संसद का पहला कार्य है ऐसे समूह का चयन करना जो सरकार बनाए उसे सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्राप्त करना जब तक कि उसका विश्वास हो। विश्वास न हो उसे हटाकर हम जो है अगले चुनाव में जो है लोगों पर छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संसद का ये भी कार्य होता है कि जो है जो भी सत्ता पक्ष हो उसके पास जो है बहुमत बना रहे, यानी सत्ता पक्ष के पास बहुमत जब तक बना रहेगा तब तक ही वो सरकार में बना रहता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। फिर तीसरी शक्ति की हम बात करें संसद की, तो देखिए क्या कर रहा है, वित्तीय शक्तियाँ हमने संसद को दी है। कौन कौन सी, कि संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका नहीं किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही कोई कर लगा सकती, न ही किसी कर का व्यय कर सकती है। मित्रों, हमने जो है पहले भी चर्चा की थी और ये बात वापस यहाँ पे आ रही है क्या, कि संसद जो होती है ना, और संसद की सहमति के बिना जो है कार्यपालिका, कौन, केंद्र की कार्यपालिका। और मित्रों, राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं। तो मैंने उस समय बताया था आपको कि कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और महान्यायवादी, ये सभी जो मैंने आपको बताए थे ये संघ की कार्यपालिका में मैंने आपको बताए थे। और मंत्रिपरिषद भी और मंत्रिमंडल जो होता है वो भी मैंने आपको उस समय बताया था। तो ये कह रहे हैं कि जो कार्यपालिका मान लीजिए, अगर यानी संघ की जो कार्यपालिका है
और उसको अगर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना है तो वह टैक्स जो है बिना संसद की सहमति के बिना नहीं लगा सकती। ये हमने उसको संसद को वित्तीय शक्ति दी है। इसलिए बजट को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है, यानी बजट भी जो लाया जाता है ना, वो भी स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष लाया जाता है और वो भी वित्तीय शक्ति हमने संसद को दी है। फिर कह रहा है संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है और इस पर नियंत्रण रखती है। यानी संसद में जितनी भी हमने वित्तीय समितियां बनाई, कौन कौन सी मित्रों, आगे हम बात करेंगे जो है विशेष रूप से और डिटेल से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विभिन्न वित्तीय समितियां कौन कौन सी, एक तो लोक लेखा समिति है, एक प्राकलन समिति है और एक सार्वजनिक उद्यम संबंधी समिति। ये तीन तो समितियां बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये जो समितियां हैं ना, ये समितियां भी क्या करती है, सरकार के जो खर्च होते हैं, यानी सरकार ने जो है खर्च किया वो गलत किया या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है या गलत तरीके से कोई खर्च तो नहीं किया है, इन सभी की जांच भी कौन करती है, वित्तीय समितियां करती है। इसके अलावा इन समितियों में शामिल, और मित्रों यहाँ पे बात आ भी गई, मैंने अभी जो आपको बताया कि लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, ये सभी समितियां जो है सरकार के खर्चों की जांच करती है और अनुचित प्रयोगों और सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग को मामलों को सामने लाती है। सही है। फिर क्या कह रहा है कि कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण दो तरीकों से संभव होता है। यानी संसद जो है, जो कार्यपालिका है, केंद्र की जो कार्यपालिका, यानी केंद्र के जो मंत्री होते हैं, केंद्र की जो मंत्री परिषद है, उस पर कौन कौन से माध्यमों से नियंत्रण रखती है। तो कह रहा है बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में होता है, और उत्तर बजटीय नियंत्रण भी। ठीक है, आगे हम जो चर्चा करें, कह रहा है बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें संसद सरकार को एक वर्ष में व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। यदि मंजूर किया गया धन वर्ष के अंत तक व्यय नहीं किया जाता तो उस धन का छास हो जाता है और भारत की संचित निधि में वह धन चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम छास का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी मित्रों, ये क्या कहना चाह रहा है, ये आप इस बात को समझिए। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि संसद जो होती है ना, आपको भी पता है कि बजट के माध्यम से हम जो है संसद को, बजट के माध्यम से संसद के द्वारा सरकार को हम पैसा उपलब्ध कराते हैं। सही है। प्रत्येक साल संसद जो सरकार होती है वो बजट लेकर के आती है और हम उसको पैसा देते हैं बजट के माध्यम से। ठीक है। अब मान लो सरकार ने पैसा तो ले लिया बजट के माध्यम से, लेकिन वो पैसा क्या हुआ, जब तक वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ ना, तो वो पैसा जो है, मान लीजिए ऐसा समझिए कि 10,000 करोड़ जो है सरकार ने पैसा लिया। ये तो मैं जो आपको कम बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपये सरकार ने पैसा लिया। और मान लीजिए क्या हुआ कि जब वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला था, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले क्या हुआ कि 2,000 करोड़ रुपये बच गए। अब उसको जो है सरकार ने खर्च नहीं किया। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि वो जो है सरकार अपने पास रख लेगी उस पैसे को, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, वो पैसा वापस चला जाएगा कहाँ पे, भारत की जो संचित निधि है, अनुच्छेद 266 के तहत हमने जो संचित निधि बनाई है उसमें वो पैसा चला जाएगा और उस पैसे का फिर वापस से सरकार उपयोग कर लेगी। और इसी को जो पैसा वापस जाता है ना निधि में, उसको हम जो छास का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी उस पैसे का छास हो गया। ठीक है। अब हम बात करें कि संवैधानिक शक्तियां संसद को हमने क्या क्या दी है, यानी संविधान से संबंधित हमने क्या शक्तियां दी। और मित्रों जो है, मैंने कई बार चर्चा की है आपसे कि संवैधानिक, सांविधिक और संवैधानेतर, इन तीन शब्दों का मतलब जो है बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है और डिटेल से समझाया है। और इसकी वीडियो जो है अलग से एक यूट्यूब पे पड़ी भी है, आप जो है उसको देख सकते हैं। आपको जो है बहुत सरल तरीके से जो है समझ में आ जाएगा इन तीनों शब्दों में अंतर। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि संवैधानिक शक्ति हमने क्या क्या दी है। तो कह रहा है संसद में संविधान संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है। हमने जो है संविधान संशोधन का जब मैंने चैप्टर डाला उसमें मैंने आपको बताया था कि संसद जो है, केवल संसद, यानी सिर्फ और सिर्फ संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके संशोधन कर सकती है। सही है। संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित करते हैं और कुछ अन्य भागों को हम साधारण बहुमत से, ये मैंने आपको बताया था संविधान संशोधन के टॉपिक में कि तीन बहुमत हमें लेने होते हैं अगर हमें किसी बिल को पास करना है या किसी संशोधन को। तो बताया था मैंने साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत के साथ साथ हमने जो है आधे राज्यों की सहमति की वहाँ पे चर्चा की थी। ठीक है। और अनुच्छेद 368 में, यानी जो संविधान का संशोधन जो था, मैंने बताया था अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम जो है विशेष बहुमत लेते हैं संशोधन करने के लिए, कुछ जो है, यानी कुछ जो भाग होते हैं उनको संशोधन करने के लिए हम साधारण बहुमत लेते हैं। फिर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी है कि हम जो है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी लेते हैं। सही है। मैंने आपको उस समय बताया था। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्णतः संसद पर निर्भर करती है कि राज्य विधानमंडल पर। मैंने मित्रों अभी चर्चा की आपसे कि केवल संसद, सिर्फ और सिर्फ संसद भारत में जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। आप इस बात को जो है क्लियरली और स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम मित्रों चर्चा करें तो देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में, यानी न्यायपालिका से संबंधित, जो न्यायपालिका नहीं है, यहाँ पे न्याय की बात की जाएगी। ठीक है।
न्यायपालिका अलग है। न्याय की यानी जस्टिस या न्याय क्या क्या करती है संसद, कह रहा है संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त करती है। ठीक है। जो राष्ट्रपति के खिलाफ हम जो महाभियोग लेकर के आते हैं ना, उसका आधार भी मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के चैप्टर में, स्पष्ट रूप से बताया था क्या, कि संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति कर दे, उस परिस्थिति में हम जो है राष्ट्रपति के खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेकर के आते हैं। इस बात की मैंने आपको चर्चा की उस चैप्टर में। ठीक है, अगर जितने भी व्यूअर्स को नहीं पता है तो आप जो है राष्ट्रपति का चैप्टर जो है देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। मित्रों, बहुत ही साधारण तरीके से और साधारण शब्दों में मैंने एक एक जो है वर्ड्स को एक एक जो है सेंटेंस को समझाया है, तो आप जो है जरूर देखिएगा उससे वीडियोज को। ठीक है, फिर वह राष्ट्रपति को हटा सकती है, ये हमने चर्चा की। वह उपराष्ट्रपति को भी हटा सकती है। वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त या कैग को हटाने के लिए भी राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। सही है, इनके खिलाफ भी हम जो है विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं हटाने के लिए उनको, और अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना करने पर जो है विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित भी कर सकती है। यानी मित्रों, अगर कोई संसद का सदस्य या कोई बाहरी व्यक्ति संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर देना, तो संसद फिर उसको दंडित भी कर सकती है। सही है। और फ्रेंड्स, संक्षेप में मैं आपको बताऊं ना, तो जो संसद के जो विशेषाधिकार मिलते हैं ना सदस्यों को, वो संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 105 में, संविधान के अनुच्छेद 105 में हमने जो है संसदीय विशेषाधिकार के बारे में चर्चा की है। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं निर्वाचक शक्तियों के बारे में। यानी संसद जो है सदस्यों का निर्वाचन भी करती है। कैसे? संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति को भी चुनती है। ठीक है, लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, राज्यसभा जो है उपसभापति और सभापति को चुनती है। सही है। क्या कह रहा है कि जो संसद होती है ना, वो राष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको बताया कि विधानसभाएं भी भाग लेती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को भी चुनती है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी चुनती है, और जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना, उसको भी चुनती है। और सभापति जो होता है उसको नहीं चुनती, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो तो पदेन सभापति होता है। इस कारण से जो है वो जो संसद होती है वो उपसभापति का ही चुनाव करती है राज्यसभा के लिए। ठीक है, फिर संसद को यह भी शक्ति है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है, यानी और उनमें संशोधन भी कर सकती है। यानी मित्रों, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, या हमें कुछ संशोधन करना है, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमें संशोधन करना है, यानी किसी राज्य की विधानमंडल को हमें शामिल करना है मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो हम जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विधानमंडल भाग नहीं लेता। मैंने आपको जो है स्पष्ट रूप से बताया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चैप्टर में। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये हमने बात की निर्वाचक शक्तियों के बारे में। तो अब हम चर्चा जो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं अन्य शक्तियों के बारे में, यानी इनके अलावा कोई जो विशेष और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो कौन कौन सी है। तो कह रहा है संसद की अन्य शक्तियां और कार्य निम्न है। कौन कौन से? यह देश में विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई, यानी देश में कोई भी मुद्दा है या किसी भी बात पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा ना, तो सबसे बड़ी जो संस्था हमने बनाई वो है क्या? संसद। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। सही है। यह 3 तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय, राज्य और वित्त आपातकाल की भी संस्तुति करती है। सही है। यानी जो भी हमारे देश में आपातकाल लगते हैं, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या राज्य का आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल हो। मित्रों, राज्य के आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है, आप सोच रहे हो कि राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्य आपातकाल, यानी राज्य आपातकाल का शब्द का यहाँ क्यों यूज हुआ, तो राज्य आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काम भी हमने जो है संसद को दिए हैं कि वो जो है राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकती है या वित्तीय आपातकाल लगा सकती है। फिर यह संबंधित राज्य विधानसभा की स्वीकृति से विधान परिषद की समाप्ति या गठन कर सकती है। यानी मित्रों, अगर कोई विधानसभा ये कहे कि मुझे जो है मेरे, यानी अगर कोई राज्य ये कहे कि मेरे राज्य में जो विधानसभा तो है और हमारे लिए एक जो है विधान परिषद का भी गठन कर दीजिए, या मेरे राज्य में जो विधान परिषद है उसको आप जो है समाप्त कर दीजिए, तो संसद जो है ये अधिकार रखती है कि वो विधान परिषद को बना भी सकती है और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है। इसके अलावा यह राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। मित्रों, संविधान के अनुच्छेद यानी संघ और राज्य क्षेत्र की जब मैंने चर्चा की, हमारा जो पहला यानी एक अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 जब मैंने आपको पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो संसद होती है ना, वो अनुच्छेद 3 के तहत संघ के राज्यों के क्षेत्र, यानी राज्यों के क्षेत्र या उनके नाम या सीमा में परिवर्तन करती है। अनुच्छेद 3 के तहत मैंने आपको बताया था। और अनुच्छेद 2 की मैंने आपको बताई थी कि हम जो है अनुच्छेद 2 के तहत हमारे संघ के अंदर नए राज्यों को जो है समावेश करते हैं। और अनुच्छेद 4 में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि ये जो भी संसद जो संशोधन करती है ना, चाहे नाम में संशोधन करना है या सीमा में, तो ये जो भी संशोधन करती है ना, उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानते, ये मैंने आपको बताया था। और अनुच्छेद 1 में मैंने आपको क्या कहा था, भारत को राज्यों का संघ कहा है। ठीक है, तो आज चारों जो है अनुच्छेद मैंने आपको जो है संक्षेप में फिर से जो है रिवाइज करवा दिए। और मित्रों जो है आप लेक्चर्स को जो सुनते रहिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ
सुनने से जो है हमारे को ज़्यादा याद होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। फिर यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के गठन और न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है, या दो से अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यानी मित्रों, अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हमें गठन करना है, या उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा इसका हमें नियंत्रण करना है, तो संसद कर सकती है, या दो से राज्यों के लिए जो है संसद क्या कर सकती है, एक समान न्यायालय भी बना सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ वो हमने बात की संसद की शक्तियों के बारे में, ठीक है। संसद को हमने कौन कौन सी शक्तियां दी, हमने जो है उसको न्याय की शक्तियां भी दी, हमने जो है वित्त से संबंधित भी शक्तियां दी, ठीक है, निर्वाचन की शक्तियां भी दी, और आपातकाल लगाने की शक्तियां दी। तो ये सभी जो शक्तियां हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, संसद को हमने दी है। इन सभी के बारे में मैंने आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने की भरपूर कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और कहीं भी अगर आपको दिक्कत आई हो तो आप जो है एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा। और मित्रों, आपको जो मैं एक बात बता दूं कि अगर आप जो है, यानी आप जो इन वीडियो को जल्दी देखना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि इनकी जो स्पीड है ना, यानी जो यूट्यूब का जो ऑप्शन होता है ना, उसके जो आप साइड में देखना कि उसके साइड में आप जो है जो स्पीड बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है, तो आप जो जल्दी जल्दी जो है 1.5 गुना या जो है 2 गुने में आप जिनको इन लेक्चर्स को जल्दी से सुन सकते हो, ठीक है। आप जो है जल्दी से इन लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले भाग में, संसद के भाग में, और उसमें हम क्या चर्चा करेंगे कि संसद नियंत्रण की अप्रभाविता की बात करेंगे। यानी वर्तमान में देखें तो जो भारत में जो संसद है वो जो है क्या करती है, यानी भारत में जो संसद है ना, वो अपने काम में जो है भरपूर जो है सफल नहीं रही है, ठीक है। यानी संसद हमारे काम में भरपूर सफल नहीं रही है, और संसद ने जो है संपूर्ण नियंत्रण जो है, भारत की जो संसद है उसने संपूर्ण नियंत्रण देश पर नहीं किया है। तो उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे, और क्या क्या कारण है जिसके कारण जो है संसद पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाती। तो अब हम मिलेंगे नए अगले अध्याय में, और अगला भाग संसद का हमारा स्टार्ट होगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।